अब ओल्ड पेंशन स्कीम के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको समझने की जरूरत है इस विषय को और ज्यादा समझने के लिए। तो पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा ये होता था कि एक तो रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा रहते थे आपको ये पेंशन मिला करती थी। दूसरी बात यह थी कि इस पेंशन को एक तयशुदा फॉर्मूला के तहत मिलता था, यानी आपको पता होता था कितनी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जब जब महंगाई भत्ता बढ़ता तो आपकी पेंशन भी उसी अनुपात से बढ़ती जाती। इसके लिए आपकी सैलरी में से कोई पैसा कटता नहीं था। पेंशन का पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाती थी। साथ ही अगर किसी की मौत हो जाती है या उनका कोई जीवन साथी है तो उसको भी लास्ट बेसिक पे का 30% के तौर पर पेंशन मिलती रहती है। इसमें बस अगर कोई आदमी हत्या के मामले में अपराधी ठहरा दिया जाता है तो फिर वहां पर उस केस में उसकी पेंशन को रोक दिया जाता। ये इसके मुनाफे थे, फायदे थे। लेकिन इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये थे कि इसकी वजह से सरकार पर पेंशन देने का इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और भारत जैसे देश जहां आबादी ज्यादा है वहां सरकारें इससे परेशान हो रही। जैसे जैसे ज्यादा लोग रिटायर होते जाएंगे सरकार का ये बर्डन बढ़ता जाएगा। अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है तो सरकार का पेंशन का भार जो है वो भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको एनपीएस और ओपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को आसान शब्दों में समझना है तो एक उदाहरण के तौर पर इन दोनों की तुलना करते हम आपको नफा नुकसान जो है समझाते हैं। आप ये मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी है जो 25,000 रुपए में एक टीचर की नौकरी ज्वाइन करता है। इसके बाद जब वो रिटायर होता है उस वक्त उसकी सैलरी तकरीबन 75,000 रुपए होगी। तो ओल्ड पेंशन के हिसाब से उसको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 37,500 रुपए के आसपास। ये उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल को समझिएगा। लेकिन अगर वो नई पेंशन स्कीम में जाता है तो वो शुरू में अपनी इनकम का 10% स्कीम में डालेगा और सरकार डालेगी 14%। तो इस हिसाब से हर साल 72,000 रुपए जो है उसकी पेंशन फंड में जाते हैं। जब पेंशन फंड उसको इन्वेस्ट करेगा तो वो कुछ मुनाफा और कमाएगा। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए 7% मिल जाता है तो 33 साल की सर्विस के बाद जब उसका पेंशन फंड आएगा तो वो लगभग 90 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि वो 7% की जगह 5% का मुनाफा हुआ तो फिर उसके पेंशन फंड में केवल 60 लाख रुपए बचेंगे। अब जब हमने इस आंकड़े को डाला तो इसकी कितनी पेंशन मिलेगी तो 7% के हिसाब से जो आदमी पेंशन पा रहा है वो 40 से 50,000 रुपए पाएगा। अब पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ओल्ड पेंशन वाले से ज्यादा पैसा यहां मिल रहा था। पहली नजर में मुनाफे का सौदा लग रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम ज्यादा पैसा देती है। लेकिन अगर कहीं ये रिटर्न 7 की जगह 5 हो जाता है तो फिर नई पेंशन वाली स्कीम में आपको जो पेंशन मिलेगी वो 28,000 रुपया से लेकर 35,000 के बीच में। और यही सवाल खड़ा हो गया कि अगर उसकी सैलरी को 10% नहीं काटा था और उस 10 को वो इन्वेस्ट करता तो उसके पास कितना पैसा होता। 7% के रिटर्न के हिसाब से उसके पास 38 लाख रुपए होते, 5 के हिसाब से 25 लाख रुपए होते। और यही सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कहते हैं कि गणित जो है वो गड़बड़ा आता है। यानी कि जो पेंशन फंड के 7% के रिटर्न में 90 लाख इकट्ठा हुए थे उसमें से 38 लाख रुपया तो उस खुद के व्यक्ति का है जो उसने जमा किया था। सरकार के इसमें 52 लाख रुपए हैं। हालांकि हमारे इस आंकड़े में एक कमी है कि हमने जो हर साल तनख्वाह बढ़ती है उसको नहीं जोड़ा है। लेकिन फिर भी जो खुद की सैलरी में पेंशन में जा रहा है और जो सरकार दे रही है उसका रेशो जो है वो नहीं बदल रहा है। अब अगर आप इसी सरकार के 52 लाख रुपए पर पेंशन कैलकुलेट करें तो फिर वो पेंशन 25,000 से 28,000 रुपए के बीच में आती है। लेकिन अगर सही तरीके से जो हर साल बढ़ोतरी होती है उसको भी जोड़ दें तो भी ये पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम के आसपास जाकर ठहरेगी। इसी तरह अगर आप 5% के रिटर्न वाली पेंशन निकालें तो ये सिर्फ हर महीने 17,000 से 20,000 रुपए के बीच में आएगी। लेकिन इसमें दांव यह है कि एक तो इस बुनियाद पर यह आधारित है कि मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट देगा। मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा है जो रिटायर होने वाला है और उसके रिटायरमेंट के सालों में ही देश में आर्थिक मंदी आती है तो फिर उसका जो पेंशन फंड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। या अगर उसने कोई खराब फंड चुन लिया तो भी हो सकता है कि उसका मुनाफा जो है वो इतना ज्यादा ना। इसके साथ ही ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कितने साल की सर्विस है। जो कैलकुलेशन है उसमें जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसे वैसे आपका पेंशन फंड जो है वो काफी तेजी से बढ़ जाता है, जिसको गणित में क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आपकी सर्विस 30 साल की है या 33 साल की है तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जैसे ये 25,000 सैलरी वाला उदाहरण में 30 साल के आखिर में उसकी पेंशन फंड में 72 लाख रुपए होते हैं, जबकि 33 साल के बाद वो 90 लाख रुपए हो जाएंगे।
अब यहीं पर सारा खेल हो गया और इसी वजह से कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको इस बात की जानकारी थी कि जब वो बुढ़ापे में जाएंगे, रिटायर होंगे तो उनके पास कितना पेंशन आने वाला है। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है ये उनके हाथ में नहीं है और ये पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करती है। ऐसे में बुढ़ापे में उनके भविष्य को लेकर एक संदेह के बादल जो हैं वो छाए रहते हैं और इस डर के साथ उन्हें जीना पड़ता है। इसके साथ ही एक और दिक्कत यह है कि महंगाई कितनी बढ़ जाए, आपकी पेंशन जो है वो नहीं बढ़े, क्योंकि यहां पर महंगाई भत्ता या वेतन आयोगों से किसी प्रकार ये जुड़ी नहीं है, तो ऐसे में आपको उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। सितंबर 2020 में सीएजी ने एनपीएस को 15 साल का परफॉर्मेंस ऑडिट किया और उसी के बाद जो कमियां थी उसको जाहिर किया, जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया। उधर एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ने एनपीएस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ना ही एनपीएस को एक टैक्स बेनिफिट के साथ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाया ताकि जो ओपीएस के मुकाबले एनपीएस में नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई की जा सके। हालांकि कर्मचारी यूनियन जो है उनका यह कहना है कि ये स्कीम हमसे ज्यादा शेयर बाजार की मदद करने के लिए बनाई गई है, जिससे बाजार में निवेश होता रहे और इससे प्रत्यक्ष तौर पर उनका भला होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये होता है कि ओपीएस की तरफ जाने की बात कहां से है। तो जब केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम पर शिफ्ट होने का फैसला किया था, उस वक्त की जितनी भी राज्य सरकारें थी उनको ये बहुत लॉजिकल लगा और अपनी मर्जी से उस नई पेंशन स्कीम की तरफ चले गए। उस समय पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दो राज्य ऐसे थे जो पुरानी पेंशन स्कीम पर रहे। भारत सरकार ने सिर्फ डिफेंस पर्सनल को इस नई पेंशन स्कीम से बाहर रखा था और वो पुराने सिस्टम पर ही रहा। लेकिन जब नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया तो सरकारों ने जो पुराने एम्प्लॉइज थे उनके सर्विस रूल को चेंज नहीं किया, उनको पुरानी पेंशन का लाभ लगातार मिलता रहा। इसका असर ये हुआ कि पूरे देश में दो तरह के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हो गए। एक वो लोग जो 2004 से पहले नौकरी में आए थे, उनको पुरानी पेंशन के फायदे मिलेंगे, और दूसरे वो लोग थे जो 2004 के बाद आए और सरकारी नौकरी में आए लेकिन सरकारी नौकरी में उनको नई वाली पेंशन मिलेगी। ये वही लोग हैं जिनका गुस्सा है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनका भविष्य शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है और उन्हें पेंशन कम मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे एनपीएस वाले कर्मचारी अपने करियर में आगे बढ़ते गए, वो इस पोजीशन पर पहुंच गए कि वो लोग इकट्ठा होकर अपने खुद के प्रेशर ग्रुप बनाएं और सरकारों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकें। अब जब इन कर्मचारियों से पूछा जाता है कि भैया नई पेंशन आए हुए तो 15 साल बीत गए और 15 साल बाद आप लोग इतना बड़े पैमाने पर विरोध क्यों जता रहे हैं, क्या पुरानी पेंशन के लिए अब आवाज उठाई जा रही है, तो पहले कहां थे? तो इस पर उनका यह तर्क आता है कि हमको उस दौर में इस स्कीम के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। हमसे सरकारों ने कहा था कि आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी, हमने उस बात को चुपचाप मान लिया। साथ में यह स्कीम कैसे काम करेगी इसके बारे में हमें जागरूक कराने के लिए सरकारों की तरफ से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, इसलिए जानकारी के अभाव में हम खामोश रहे। लेकिन फिर जब हमारे लोगों को परेशानियां हुई तो अब इसके लिए राज्य दर राज्य लोग इकट्ठा होकर आवाज उठा रहे हैं। अब इसमें असली समस्या जो आती है वो उन कर्मचारियों को आती है जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी बनने के बाद कुछ ही सालों में रिटायरमेंट ले लेते हैं। असल में पिछले सालों में सरकारों को आदत बन गई है कि वो नए लोगों को, चाहे वो टीचर्स हों, विद्युत बोर्ड वाले हों, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करते हैं। अब ये कर्मचारी सालों तक परमानेंट होने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उसकी वजह से जो परमानेंट सरकारी नौकरी के उनके साल हैं वो काफी कम हो जाते हैं और इसका नुकसान क्या होता है कि उनके पेंशन फंड में पैसा बहुत कम इकट्ठा हो पाता है। ऐसे भी कई मामले सामने आए जिसमें कई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उतनी पेंशन भी नहीं मिली कि जिससे अपने घर के वो बिजली पानी के पूरे बिल भर सके। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर देते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 2006 में परमानेंट हुआ और फिर 2013 में जाकर वो रिटायर हुआ। अब इस केस में आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति को पेंशन के तौर पर केवल 1000 से 2000 रुपया मिलेंगे, जबकि जो लोग 2004 के पहले परमानेंट हुए थे उनको सेम पोस्ट के लिए उतने ही ड्यूरेशन में तकरीबन 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही है।